दराज में मैंने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की, लेकिन मुझे कोई भी सेल वहाँ पे नहीं मिली। पीएल की निस्बत होलसेल काफ़ी इजी भी लगा और लो बजट के साथ हम इसके साथ जा सकते हैं। जो पहली चीज़ थी वो टाइम का इशू था, और दूसरी बात कि हमें यूएसए के या यूके के टाइम को मीट करना पड़ता है कि जिस वक्त आप कोई प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं तो उसके बाद आप उसको परचेज़ करने से पहले ब्रांड से एथोराइजेशन पता कर लें, चाहे उसको कॉल कर लें। बेसिकली क्लाइंट्स को इशू होता है कि अगर कोई एक वीए है तो वो मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा है, क्लाइंट आपसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा होता है और आप उसको ओवर नॉलेज उसको प्रेजेंट कर देते हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा ही एक सक्सेस स्टोरी के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत होते हैं। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं ये ई कॉमर्स के साथ मुंसलिक हैं, इनेबलर्स में काम कर रही हैं और इसके साथ साथ ये होल सेल बिज़नेस की वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। हम इनसे ये जानेंगे कि इन्होंने इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स भी सीखी, उसके बाद इन्होंने कंटेंट राइटिंग भी की और फिर इसके साथ साथ इन्होंने मार्केटिंग को भी सीखा। लेकिन इसके बाद इन्होंने ई कॉमर्स में आने का कैसे और क्यों सोचा, वो क्या वजह थी, क्या ऐसे मामला थे जिस पे इनको ऐसा लगा कि ई कॉमर्स ही अर्निंग का एक ऐसा सोर्स है जो रिलायबल है और ज़्यादा एफिशिएंट है। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीबा नवाज़ साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। मैम, मुझे ये बताइएगा कि आपने ई कॉमर्स में आने का क्या शुरू से सोचा हुआ था, कोई ऐसा बिज़नेस करने का जो कोई ऐसे मतलब आप जिससे ज़्यादा अर्निंग कर सकें, पैसे कमा सकें, या आप टीचिंग करना चाहती थी, क्या विज़न था आपका? बेसिकली 2019 में मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की मास्टर्स इन इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स में, और उसके बाद मैं कोई नॉर्मल जॉब नहीं करना चाहती थी लाइक टीचिंग। तब मैं ई कॉमर्स फील्ड में आई और इसका मुझे एक प्रॉपर वे नहीं पता था कि मैं किस तरह से इसको ज्वाइन करूं या क्या ट्रैक मेरे लिए ठीक रहेगा। तो मैंने स्टार्ट ली मार्केटिंग से, एफिलिएट मार्केटिंग की मैंने थोड़ा टाइम, उसके बाद मैंने कंटेंट राइटिंग की, लेकिन वो चीज़ मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं इसके साथ ज़्यादा टाइम के लिए जा सकती हूँ, वो फॉर द टाइम बीइंग ही था। तो उसके बाद मैंने दराज पे थोड़ा टाइम काम किया और दराज में मैंने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की, लेकिन मुझे कोई भी सेल वहाँ पे नहीं मिली। उसकी वजह ये थी कि मेरे पास लैक ऑफ नॉलेज था, मैं प्रॉपर वे में काम नहीं कर सकी। और उसके बाद मैंने सर कासिम अली शाह का एक इंटरव्यू देखा था सर साकिब अज़हर के साथ, और वहाँ से मुझे इनेबलर्स का पता चला और मैंने फिर ईवीएस के लिए अप्लाई किया और मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। मैम, मुझे ये बताइएगा कि आपने होलसेल बिज़नेस मॉडल को ही क्यों चूज़ किया? बेसिकली जिस वक्त मैंने ईवीएस देखा और उसमें मैंने पीएल को भी देखा, ड्रॉप शिपिंग भी देखा, होलसेल भी देखा, तो मुझे पीएल की निस्बत होलसेल काफ़ी इजी भी लगा और लो बजट के साथ हम इसके साथ जा सकते हैं। तो देन मैंने एफपी मास्टरी का कोर्स ज्वाइन कर लिया और वहाँ पे मैंने पीएल भी सीखा और होलसेल भी सीखा। लेकिन जो मुझे फ़र्स्ट क्लाइंट मिला वो भी मेरा होलसेल का था और मेरी एक्सपर्टीज़ भी ज़्यादा होलसेल की थी। तो फिर मैंने होलसेल यूएसए के साथ ही कैरी ऑन किया और मेरी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ भी इसी में है। मैम, मुझे ये बताइएगा कि ई कॉमर्स में जब आप आई, इनेबलर्स को आपने ज्वाइन किया, सबसे मुश्किल काम आपको क्या लगा, जहाँ पे आपको लगा हो कि ये बहुत मुश्किल है, या ई कॉमर्स इतनी आसान नहीं जितना सुना था? ज़ाहिर है ज़्यादातर लोग जो ई कॉमर्स में आते हैं वो ये सोच के आते हैं कि हम जाएंगे और फौरी तौर पे अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ था या कुछ चीज़ आपको मुश्किल लगी? बिल्कुल, कुछ चीज़ें मुश्किल भी थी, लेकिन जो पहली चीज़ थी वो टाइम का इशू था। तो हमें टाइम ज़्यादा देना पड़ता है इस फील्ड को स्टार्टिंग में, और दूसरी बात कि हमें यूएसए के या यूके के टाइम को मीट करना पड़ता है। और जो थर्ड चीज़ थी वो ये थी कि जिस वक्त हम लोग कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले होते हैं तो हमें न्यू सेलर, एज अ न्यू सेलर हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से परचेज़ करना पड़ता है, क्योंकि उनका एमओक्यू थोड़ा होता है। तो उसकी वजह से ब्रांड हमें नहीं अप्रूवल देता, क्योंकि वो न्यू सेलर्स को अप्रूव नहीं करता। तो जब हम लोग प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले होते हैं तो हम एथोराइजेशन कंफर्म करते हैं ब्रांड से, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर एथोराइज्ड ही नहीं होता। तो हमारी जितनी एफर्ट्स होती हैं हंटिंग की, सोर्सिंग की, वो सारी हमारी वेस्ट चली जाती हैं और मोस्ट ऑफ द वेज यहीं पे आके गलत हो जाते हैं कि वो एथोराइजेशन
पहले कंफर्म नहीं करते। तो मैम इसका क्या तरीक़ाकार होता है ऑथराइजेशन कंफर्म करने का? मेरे ख्याल से कि जिस वक्त आप कोई प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं तो उसके बाद आप उसको परचेज़ करने से पहले ब्रांड से ऑथराइजेशन पता कर लें, चाहे उसको कॉल कर लें, आप उनको कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन होता है समटाइम वेबसाइट के ऊपर, या आप उनको मेल कर लें तो वो आपको बता देते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर उनका ऑथराइज्ड है या नहीं है। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि ई कॉमर्स में जो लोग आना चाहते हैं, आपके ख्याल में उनके पास कौन से स्किल्स होने चाहिए, टेक्निकल स्किल्स क्या उनके पास हों ताकि वो जब ई कॉमर्स में आएँ तो वो इजीली अपना काम कर लें और अर्निंग स्टार्ट कर दें? सबसे पहले उनके पास नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जब भी आपका कोई क्लाइंट आता है वो कभी भी आपसे डिग्रीज या सर्टिफिकेट्स नहीं मांगता, वो आपसे इंटरव्यू कंडक्ट करता है और वो इंटरव्यू में ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन करता है जिसमें वो आपको इंगेज करने की कोशिश कर रहा होता है कि कहाँ पे ये बंदा लैग कर रहा है। अगर आप उसको इंटरव्यू सक्सेसफुली दे देते हो, हर चीज़ में उसको क्लियर कर लेते हो, सेटिस्फाई कर लेते हो, तो वो आपको हायर कर लेता है। एक तो नॉलेज हो गया। दूसरा, आपको कन्विंस करना आना चाहिए कि आप लोग अपने क्लाइंट को किस तरह से कन्विंस करते हो, उसकी इन्वेस्टमेंट को किस तरह से लेके जाते हो। जब आपका क्लाइंट सेटिस्फाई होगा कि उसकी इन्वेस्टमेंट सेफ हैंड्स में है तो वो आपको डेफिनेटली हायर करेगा। मैम कुछ ऐसे 2-3 सेंटेंसेस हैं जो आप ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं क्लाइंट को कन्विंस करने के लिए, जब आप उनके साथ बातचीत करती हैं टेलीफोन पे या व्हाट्सएप पे या जब भी रब्ता होता है जिस भी मीडियम के थ्रू, तो आप ज़्यादातर क्या उन्हें कहती हैं जिससे वो कन्विंस हो जाते हैं? बेसिकली क्लाइंट्स को इशू होता है कि अगर कोई एक वीए है तो वो मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा है, तो उसका जो प्रोडक्ट है वो वीए दूसरे को भी दे सकता है, तीसरे अपने क्लाइंट को भी दे सकता है। तो उसको ये सिक्योरिटी चाहिए होती है कि उसका वीए हॉनेस्ट हो, जो प्रोडक्ट उसके होते हैं वो उसका एसेट्स होते हैं, तो वो अपने एसेट को खुद यूज़ करना चाहता है, वो किसी और को ना दिए जाएँ। तो वो अपने वर्चुअल असिस्टेंट में ये चीज़ नोटिस करता है कि आपका वर्चुअल असिस्टेंट हॉनेस्ट हो, वो आपके काम को और दूसरे क्लाइंट के काम को बिल्कुल सेपरेटली लेके चले। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि जब लोग ई कॉमर्स में आते हैं तो कितना वक्त दरकार होता है अर्निंग के फेस में जाने के लिए? एटलीस्ट 3 मंथ्स तो आपको चाहिए होते हैं लर्निंग के लिए, और लर्निंग के बाद मैं समझती हूँ कि आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लर्निंग के बाद 3 to 4 मंथ आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप जाके किसी का बिजनेस के लिए हैंडल कर सकते हो प्रॉपरली। अभी आपके पास टोटल कितने क्लाइंट्स हैं? मैं 3 क्लाइंट्स के साथ काम कर रही हूँ। और मंथली अर्निंग आपकी कितनी मेरी है? 150। मैम मुझे ये बताइएगा कि आपको एनेबलर्स का कितना रोल लगता है आपकी इस सक्सेस में, इस सारे सफ़र में? एनेबलर्स का सपोर्ट सिस्टम और एनेबलर्स ने आपको किस तरह से हेल्प आउट किया? बेसिकली मैं पहले से भी यूट्यूब को एक्सप्लोर कर रही थी, ईवीएस को भी एक्सप्लोर करी थी, इनेबलर्स की थी, लेकिन उस वक्त तक एप्टाबाद में इनेबलर्स नहीं था। जब एप्टाबाद में इनेबलर्स आ गया और मैंने उसको ज्वाइन किया तो मेरी सक्सेस वहाँ से स्टार्ट हुई, मेरा नॉलेज, मेरा एक्सपीरियंस वहाँ से स्टार्ट हुआ। वहाँ पे हमें मोटिवेशन भी मिली, नॉलेज भी मिला। वो हमारी मोटिवेशन लेवल हमेशा अप रखते थे और वो हमें गाइड करते थे। तो उसमें इनेबलर्स का एक, मैं समझती हूँ, बहुत बड़ा रोल था। अगर इनेबलर्स ना होता तो शायद कि मैं क्लाइंट के साथ काम नहीं कर सकती थी, एक बिज़नेस को नहीं चला सकती थी। कॉन्फिडेंस भी आना ज़रूरी होता है, जो आपको बैक सपोर्ट पे एक मेंटोरशिप मिल जाती है तो उससे आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिल जाता है। मैम आपके ख्याल में जब क्लाइंट्स के साथ बातचीत कर रहे होते हैं आप लोग, वर्चुअल असिस्टेंट्स सब बात जब कर रहे होते हैं, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो मिस कर जाते हैं, कौन सी ऐसी मिस्टेक है जो कर जाते हैं, कौन सी ऐसी बात ऐसी है जो उसके साथ कर जाते हैं जिससे वो सारा काम ख़राब हो जाता है? वो चीज़ बताएं ताकि जो लोग हमें सुन रहे हैं उनको पता हो वो जब क्लाइंट्स के साथ बात करें तो वो मिस्टेक ना करें। अक्सर ऐसा होता है कि क्लाइंट आपसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा होता है और आप उसको ओवर नॉलेज उसको प्रेजेंट कर देते हो। आप उसकी बात को समझते नहीं हो कि वो पूछना क्या चाह रहा है, लेकिन आप अपने पास जो नॉलेज होता है वो सारा उसको डिलीवर कर देते हो। ये चीज़ मिस कर देती है आपके क्लाइंट को कि आपको पहले समझना पड़ता है कि आपका क्लाइंट आपसे क्या पूछ रहा है, आपने उसके मुताबिक उसको जवाब देना है, तो वो डेफिनेटली सेटिस्फाई होगा, तो वो आपको हायर करेगा। यानी कि क्लाइंट से बात करने के लिए आपको एक गुड लिसनर होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा मैम, स्किल्स की अगर हम बात करें तो जैसे आपने हार्ड वर्क, डेडिकेशन की भी बात की, प्रोडक्ट हंटिंग वगैरह की भी बात की, इसके अलावा क्या स्किल्स हैं क्लाइंट्स को ग्रैब करने के अलावा? कुछ ऐसे स्किल्स जो एक आम बंदा अगर सीख ले तो वो ई कॉमर्स में आसानी से काम कर सकता है? बेसिकली अगर मैं होलसेल की बात करूं तो प्रोडक्ट हंटिंग, आपको ब्रांड हंटिंग आनी चाहिए, आपको डिफरेंट टेक्निक्स है जो रिवर्स सोर्सिंग है, और इसमें जो क्राइटेरिया वो आपको फिंगर टिप्स पे, क्राइटेरिया बेसिकली आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। ये जो टेक्निक्स होती हैं ये बेसिक होता है, मतलब आपका जो डेटा बेस होता है वो आपके पूरे बिज़नेस की बेस होती है। आपका डेटा बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो आपका बिज़नेस अच्छा जाएगा। दूसरी जो है वो मैंने पहले भी आपसे डिस्कस की थी कि एथोराइजेशन आपकी होनी चाहिए। लैग करते हैं ये इसी में, जब आपको एथोराइजेशन नहीं मिलती और आप प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हो और आपके ऊपर आईपी कंप्लेंट पड़ जाती है या आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। अच्छा, इसमें 3 चीज़ें होती हैं जहाँ तक मैंने अभी तक जितने इंटरव्यूज़ किए हैं। एक कीवर्ड्स और प्रोडक्ट हंटिंग की अगर हम बात करें, रिसर्च वॉल्यूम
रिसर्च डेंसिटी, इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है और इसको कैसे मेंटेन किया जा सकता है? होलसेल में ब्रांड हंटिंग की बेसिक चीज़ होती है, तो ब्रांड हंटिंग में ही आप कर सकते हो। उसमें आपकी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए कि आप किस वे से ब्रांड्स को हंट कर रहे हो। आखिर में मुझे ये बताइएगा कि साकिब अज़हर साहब का एक विज़न है, वो लोगों को एनेबल करना चाहते हैं, आप उनके विज़न को कैसे देखती हैं? साकिब अज़हर साहब का सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिसमें हम लोग लिंक हुए। उनका एक विजन था कि वो लोगों को इनेबल करें, तो उन्होंने अपनी एक टीम बनाई, फिर उस टीम के साथ लोग कनेक्ट हुए। कनेक्ट होते होते ये एक तहरीक बन गई है जिसमें बहुत से लोग ज्वाइन हो गए हैं। और एनेबलर्स तहरीक। एग्जैक्टली सर ने रिसेंटली अपने एक उसमें भी कॉन्फ्रेंस में भी इसका जिक्र किया था। तो इसमें बहुत से लोग लिंक हो रहे हैं और आने वाला जो टाइम है वो है ही ऑनलाइन टाइम है, ऑनलाइन काम का टाइम है। उसमें आप सेलिंग परचेजिंग सारी ऑनलाइन करेंगे, तो आने वाले टाइम में आप लोग बहुत ज़्यादा अर्न भी कर सकते हैं और अपने बिज़नेस भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीबा साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग ई कॉमर्स के बारे में जानना चाहते हैं, ख़ास तौर पे जो लोग होलसेल बिज़नेस का काम कर रहे हैं, ये मॉडल किस तरह से काम करता है और इसमें जो लोग काम कर रहे हैं उनको किन किन स्किल्स की ज़रूरत है, जो लोग ये सब चीज़ें जानना चाहते हैं उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।